नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्र को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल भी पीएम को चिट्ठी भेजकर प्लांट के निजीकरण के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर चुके हैं। केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आने के बाद कांग्रेस अब बस्तर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। वहीं केंद्र के बचाव में बीजेपी नियमों का हवाला भी दे रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि प्लांट के निजीकरण को लेकर जो संग्राम शुरू हुआ है वो कहां जाकर खत्म होगा। चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। ये अन्याय हो रहा है इस सरकार में। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार जारी है। दरअसल केंद्र सरकार ने नगरनार प्लांट को एनएमडीसी से डिमर्ज करने का फैसला किया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने केंद्र की मुखालफत की है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे चिट्ठी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि निजीकरण करने से आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। इधर केंद्र के फैसले को लेकर बस्तर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। एनएमडीसी वर्कर और श्रमिक यूनियन तो पहले से ही विरोध कर चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी इसके फैसले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सबके साथ मिलकर के एक ऐसा मंच तैयार करने की योजना हमारी है, जिस पर क्रियान्वित हमने शुरू कर दिया है और 23 तारीख को होने जा रहा है। आगे चल कर के इसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और इसको लेकर के जो भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है वो भी निरंतर जारी रहेगा। निजीकरण करने के बाद उसमें वहाँ के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये बात तय है। कुछ एजेंट नुमा लोग दूसरे प्रदेशों से आकर वहाँ काम भी करेंगे और उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन पहले भी दी होगी या जिन लोगों ने बहुत सोट लगाकर उस प्लांट की प्रतीक्षा में बैठे हैं, वो लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नगरनार को निजी हाथों में सौंपे जाने पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी शुरू से ही विरोध करती रही है। कई बार प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत की है, लेकिन ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की पूरे देश के लिए एक पॉलिसी है, उसी के तहत वो निर्णय लेती है। कांग्रेस जो है विनिवेश को लेकर दोहरा मापदंड अपना रही है। जो खदान है बैलेडिले खदान, 4 खदान को उन्होंने अडानी को देने का काम जो है निश्चय कर लिया है, उसके लिए एनओसी दे दिया है। और यहाँ पर जो राज्य सरकार के बगैर एनओसी के विनिवेशीकरण का काम हो नहीं सकता। देखिए, केंद्र सरकार की पूरे देश के लिए एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है। और अभी जो जानकारी है, ऐसा कुछ भी प्रस्ताव या कोई जानकारी अभी सामने नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल 20,000 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट के लिए करीब 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके साथ ही करीब 211 हेक्टेयर सरकारी जमीन आज भी छत्तीसगढ़ शासन की है। इसमें से केवल 27 हेक्टेयर जमीन 30 साल के लिए सशर्त एनएमडीसी को दी गई है। इसके शुरू होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज संपदा का नगरनार स्टील प्लांट में इस्तेमाल होगा, लेकिन फिलहाल इसके निजीकरण को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तकरार जारी है। ऐसे में सवाल यही है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा और क्या जिन आदिवासियों की जमीन पर यह प्लांट बना है उनको इस प्लांट से फायदा हो पाएगा। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो नगरनार के निजीकरण को लेकर विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर आदिवासी के हितों का क्या होगा। या आदिवासियों की जमीन जब ली गई थी तो अब इसके निजीकरण को लेकर किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और क्यों विरोध हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे माध्यम से हम आप तक भी इसकी जानकारी पहुंचा सकें। चर्चा हम करेंगे। रेखचंद जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक। रेखचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी नेता। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, मुझे लगता है आज की शुरुआत चर्चा की मुझे आपसे ही करनी चाहिए। जब किसी भी जगह पर प्लांट बनता है, वहां की जमीन ली जाती है, तो सीधा सा सवाल यही होता है कि वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को, आदिवासी लोगों के हितों का ध्यान में रखा जाता है और ये टर्म्स कंडीशंस होती है उसमें। फिर अचानक से ये निजीकरण की जो बात उठ रही है और उसके विरोध के सुर उठ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप और क्या कहेंगे शुरुआत से?
देखिए, बस्तर की पहले भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों को देखना बहुत ज़रूरी होगा। बस्तर में एनएमडीसी पिछले 5 दशकों से आयरन और उत्खनन का काम कर रही है जी। ये इकलौता उद्योग है जो पब्लिक सेक्टर का है और लगातार जो है एनएमडीसी बस्तर के विकास में भी अपना योगदान दे रही है और इस संस्थान द्वारा जो है एक स्टील प्लांट की भी आधारशिला लगभग 2 दशकों के पूर्व, लगभग 2001 में जो है वो रखी गई थी और उसके लिए जमीन अधिग्रहित किया गया था। लेकिन कालांतर में लगातार जिस ढंग से स्टील प्लांट, पहले स्पंज आयरन की बात आई और उसके बाद जो है वो फिर मॉडिफाई करते 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 आज स्टील प्लांट की स्थिति आई और जिस तरह से इस प्लांट की आधारशिला यहाँ पर रखी गई, लोगों को एक उम्मीद थी कि अगर पब्लिक सेक्टर का स्टील प्लांट यहाँ बनेगा तो बस्तर का विकास होगा और बस्तर के लोगों के हितों की रक्षा होगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि बस्तर में आदिवासी अंचल है, यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पर जो है शोषण और यहाँ पर विकास जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। इसको देखते हुए बस्तर में औद्योगिकरण की एक कल्पना की गई थी और मुझे अब तक की जितनी सरकारें हुई हैं उन सारी सरकारों ने बस्तर में औद्योगिक विकास को लेकर के हमेशा अपनी चिंता जताई है और उस दिशा में कोशिश किया है। अब जिसने जितना कोशिश किया उस लेवल तक जो है आज चीजें फलीभूत हुई हैं। लेकिन अभी चूंकि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, ये प्लांट 2001 से लगातार मतलब प्रक्रियाधीन था और अभी भी इस प्लांट का निर्माण पूरा नहीं हुआ है जी। इस बीच में केंद्र सरकार ने जो नीति आयोग का गठन किया, नीति आयोग ने डिसइन्वेस्टमेंट की जो सूची पहली जारी की जी। उसमें नगरनार स्टील प्लांट का नाम उसमें शामिल कर दिया और नीति आयोग का और केंद्र सरकार का की मंशा ये थी कि एनएमडीसी चूंकि माइनिंग कंपनी है, स्टील के सेक्टर में उसका अपना कोई अनुभव नहीं है, इसलिए स्टील कंपनी चलाना उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा यह दावा किया गया कि हम इसके विनिवेशीकरण करके बस्तर में एक औद्योगिक विकास की एक अच्छी संभावनाएं करेंगे। पर चूंकि यहाँ पर 5वीं अनुसूची है, अनुसूचित जाति का इलाका, अनुसूचित जनजाति का इलाका है, यहाँ पर जमीन लेना बहुत मुश्किल का काम है। सरकार ने आदिवासियों की जमीन लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है और जो पुनर्वास योजना बनाई गई है उस पुनर्वास योजना में भी कई खामियां रही हैं, जिसको लेकर के यहाँ के भूमि स्वामी लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस बीच में केंद्र सरकार द्वारा जो विनिवेशीकरण की सूची में इसको जब दर्ज किया गया तब यहाँ के लोगों में इस बात को की जानकारी हुई कि इसका निजीकरण हो रहा है। इसको देखते हुए यहाँ के भूमि स्वामियों ने सबसे पहले विरोध किया, उसके बाद राजनीतिक दलों ने विरोध किया, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट सभी दलों ने इसका लगातार विरोध किया है। बस्तर में औद्योगिक विकास का जो एक वातावरण का निर्माण किया जाना है, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सली उद्योगों का विरोध करते हैं, इसके लिए एक यहाँ पर वातावरण बनाने की जरूरत है और ये वातावरण तब सही रहेगा जब इसको लेकर के सारे राजनीतिक दल, सारे समाज के लोगों की मंशा का सम्मान हो। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सही बात आपने कही मनीष जी। पूरा हुए इसको विनिवेशीकरण की प्रक्रिया बनाई गई है इसके लिए। ठीक है मनीष जी, बहुत सही बात आपने कही। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूँ, आपने पूरी बातें मनीष जी की सुनी हैं, तमाम बातों को उन्होंने विस्तार से समझाया है। जब इस तरीके के इलाकों में, खासकर बस्तर जैसे जगहों पर हम देखते हैं जहां पर एक तरीके नक्सली मूवमेंट से वो परेशान है, दूसरी तरफ आदिवासी बहुल इलाका है, ऐसे में अगर विरोध आदिवासी कर रहे हैं, उनकी भी जमीन यहाँ पर अधिग्रहित की गई है, तो विरोध का सुर आखिर क्यों हो रहा है और क्यों विरोध के सुर के बीच विलीनीकरण की बातें हो रही हैं, इसको आप स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा में जब लोगों को कुछ कंफ्यूजन होता है, तो आपने जो एक शब्द कहा था निजीकरण, एक्चुअली निजीकरण की परिभाषा अलग है और डिसइन्वेस्टमेंट की परिभाषा अलग है। ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात है कि निजीकरण नहीं हो रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो कांग्रेस भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, विनिवेश की बात है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात है। डिसइन्वेस्टमेंट आपको मालूम है इस देश के अंदर में कानून है और एक सेंट्रल की पॉलिसी, आज की नहीं, वर्ष 1991 में जब केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पहली बार
विनिवेश के माध्यम से 29% विनिवेश को एक सर्वसम्मति से पारित करके उन कामों को आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद लगातार विनिवेश की प्रक्रिया चलती रही है। जहां तक विनिवेश का विषय है, आप सार्वजनिक उपक्रम जो भी होते हैं PSU, आज मैं किसी एक नगरनार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि कई बार इस तरह के जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो कई बार घाटे का सौदा बनते हैं, और उसके कारण उस प्लांट के जो कर्मचारी, उनके हितों की रक्षा भी नहीं हो पाती है। इसलिए वार्षिक बजट के समय ही उसके गुण और दोष के आधार पर लिस्टिंग होती है, और लिस्टिंग के आधार पर उस पर निर्णय होता है। एक और इसकी बेसिक चीज मैं बता दूं, फिर मैं नगरनार और अन्य विषयों पर आऊंगा। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वहां की भावनाएं रहती हैं, वहां की बहुत सारी चीजें रहती हैं, जिसके कारण एक विरोध का स्वरूप होता है। और निश्चित रूप से जो लोग काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि इसका निजीकरण, जो आपने कहा कि यदि निजी कंपनियों के हाथ में चला जाता, मैंने आपको कहा कि निजीकरण जब 51% से 51% से ज्यादा भागीदारी सरकार की जब निजी कंपनी को जाती है, तब उसका पूर्णतः निजीकरण होता है, यहां तक कि उसका प्रबंधन भी उनके हाथों में चला जाता है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में जो स्वामित्व रहता है वो सरकार के पास में पूर्व की तरह होता है, और यही नगर में हो रहा है। लेकिन एक सामान्य सी बात है कि एक मनुष्य की मानवीय प्रवृत्ति, उसको लगता है कि उसका नुकसान होगा, कर्मचारियों की कहीं छटनी तो नहीं हो जाएगी, उनके जो वर्क फोर्स है वो कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे, ये तमाम प्रकार की बातें रहती है। लेकिन जब स्वामित्व सरकार के पास में रहता है तो इस तरह की चीजें नहीं रहती हैं। तो जब निजीकरण का विषय रहता है, तब ये बातें जरूर आती हैं कि वो अपने वर्क फोर्स को कम करके लाभ किस तरीके से ज्यादा कमा सके, ये निजी कंपनियां करती हैं। लेकिन नगरनार के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि प्रथम जब हम चर्चा कर रहे हैं, बेहतर चर्चा है, आगे लंबी और चर्चाएं होती रहेंगी, सालों होगी, इसलिए इसमें कहीं इस प्रकार का मामला नहीं है कि वहां के कर्मचारियों के हितों की अनदेखी होगी। संजय जी, तमाम बातें आपने रखी, लेकिन फूलोदेवी नेताम ने भी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लिखी, तो क्या उनको ये समझ में नहीं है कि विनिवेश और निजीकरण का मामला दोनों अलग है? इसका जवाब मैं लूंगी, आपसे मैं लूंगी इसका जवाब, लेकिन अभी शुरुआती प्रतिक्रिया हम सबसे ले रहे हैं। रेखचंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि निजीकरण का नाम लगाकर क्या कांग्रेस गुमराह कर रही है? देखिए, 2003 में नगरनार स्टील प्लांट की नींव रखी गई थी रोमेल्ट प्रणाली से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन वो तकनीकी उपलब्ध नहीं होने से वो काम वहीं रुक गया। उसके बाद 2008 में यूपीए गवर्नमेंट की स्थिति में ब्लास्ट फर्नेस पद्धति से इसका शिलान्यास रखा गया रामविलास पासवान जी के द्वारा। बस्तर के लोगों को ये विश्वास हुआ कि अब बस्तर में उद्योग की स्थापना होगी, तो बस्तर 68% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनका एक सपना था कि हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा इसको विनिवेशीकरण बोलो, डीमर्जर बोलो, अलग अलग नाम देकर ये तथ्य सामने लाए गए कि नगरनार स्टील प्लांट का डीमर्जर किया जा रहा है। डीमर्जर होने की स्थिति में बस्तर के युवाओं का सपना जो है वो टूट रहा है। आदिवासी समाज जो 68% यहाँ रह रहा है, विभिन्न समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके आंख में पानी फेरने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से रोजगार देने की दिशा में, उद्योग की दिशा में काम कर रही है। जब ये डीमर्जर का सामने मामला आया तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे बस्तर के सांसद, हमारी राज्यसभा सांसद सब और बस्तर के सारे जनप्रतिनिधियों ने इस निजीकरण का विरोध किया। हम ये कहते हैं, और मैं संजय जी से भी ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां 20 और 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से कोई यूनिट या कोई प्लांट शुरू हो रहा है, वो बनकर तैयार नहीं हुआ, फायदा हानि की बात नहीं हुई, और डिसइन्वेस्टमेंट या डीमर्जर करके ये बस्तर को छलने का काम ही ये सरकार कर रही है। बताएं संजय जी, क्लियर करें। रेखचंद जी ने आपसे बहुत सारी चीजें पूछी है, आप इसको स्पष्ट करिए। जी, एक मिनट। देखिए, रेखचंद जी ने अच्छा सवाल किया है। मैं सबसे पहले इन्हीं की बातों को करता हूं। एक तरफ चूंकि केंद्र की सरकार के माध्यम से डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ रही है नगरनार में, यही सरकार है जिसने टाटा संयंत्र को नहीं लगने दिया, और उस समय आदिवासियों के हितों की बात करी कि यहां पर प्लांट की आवश्यकता नहीं है। उस समय इनको ये नहीं लगा, उस समय ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने जमीन वापस की। देखिए, कोई भी प्लांट लगता है तो वहां पे बेरोजगारों को नौकरी मिलती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।
लेकिन क्या उस समय इनकी परिभाषाएं अलग थी? ये बताएंगे रिएक्शन जी थोड़ी देर में। और अब जब ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने किया, इसलिए हमको इसका विरोध करना है। निजीकरण फिर से मैं बोल, एक मिनट सर आपकी बारी आएगी। दूसरा, ये तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे कि मोदी सरकार, आप कहें तो मैं 34 वर्ष 2009 से 2014 के बीच में 34 बड़ी कंपनियों का जो इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, कहें तो मैं 2009 से लेकर 14 तक बता देता हूं। एनएचपी से लेकर रॉयल इंडिया से लेकर एनटीपीसी से लेकर पीएफसी से लेकर एनबीसीएल, इंजीनियरिंग लिमिटेड से लेकर शिपिंग कॉर्पोरेशन से लेकर पावर ग्रिड से लेकर इंडियन ऑयल, ये 34 कंपनियों को रिकॉर्डेड उनके वेबसाइट में है। ये रिएक्शन जी देख लेंगे। इसलिए ये सवाल तो करे ही नहीं, क्योंकि मैंने इस बात की शुरुआत की कि ये पॉलिसी मैटर है कि इस कंपनी की स्थितियों को देखकर सरकार इस पर निर्णय करती है कि कौन सी कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तमाम प्रकार के कर्मचारियों के हितों को देखते हुए, क्योंकि उसमें ग्रेच्युटी है, उसमें तमाम प्रकार की बातें, ये सरकार इस पर देखती है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के साथ में दिक्कत ये है कि वो करती है। बात ये है संजय जी कि अगर चर्चा शुरू हुई है, सुगबुगाहट अगर हुई है, तो इसका मतलब है कि इस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। और हितों की अगर बात है, अगर हितों की बात है, तो क्या हितों की बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं समझते, जिनको पत्र लिखना पड़ा प्रधानमंत्री को? कुलों के भी नेताओं को क्या समझ में नहीं आता है कि आदिवासी के हितों के लिए क्या बातें हो सकती है? तमाम बातों का जवाब मैं लूंगी आपसे। तो नगर नार को लेकर अब रार शुरू हो चुकी है, आदिवासी भी आंदोलित हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है मनीष जी कि अगर हम पार्टी के हिसाब से बात करें तो ये एक चीज अलग है, लेकिन अगर उस इलाके की हम बात करते हैं, बस्तर की, जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है, जैसा कि आपने भी कहा, क्या इन्हें इतनी समझ नहीं है कि विनिवेशीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है? अगर ये सरकार के हाथ से निकल जाता है तो क्या इनका नुकसान होता है? क्या इनको इतनी समझ है? क्योंकि अगर ये आंदोलित हो रहे हैं तो इनके समझ में कुछ तो बातें आ रही हैं। नहीं, आपने बहुत सही सवाल किया है। दरअसल बस्तर की जो परिस्थितियां हैं, ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर शिक्षा का प्रचार जो है और लोगों में जागरूकता की कमी है। लगातार इस प्रकार की जो बातें हैं वो उठती रही हैं। और एनएमडीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनएमडीसी पिछले 50 सालों से बस्तर में काम कर रही है। एनएमडीसी का लोगों पर भरोसा है और एनएमडीसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मोनोपोली भी चाहते हैं कि वो बस्तर में अगर स्टील प्लांट हो या आयरन ओर की बात हो, लगातार जो है वो यहाँ एनएमडीसी का वर्चस्व रहे। ये भी एक इस पर विषय बीच बीच में आता है। मुझे लगता है कि इसको चार बिंदुओं पर हम समझ सकते हैं। पहला ये है कि एनएमडीसी एक माइनिंग कंपनी है। एनएमडीसी पहली बार स्टील के क्षेत्र में आई है। एनएमडीसी का जो मैनेजमेंट है वो इसको लेकर के भ्रम की स्थिति में है, उनके बीच में काफी विरोधाभास है। एनएमडीसी जो बोर्ड का एक पक्ष चाहता है कि विनिवेशीकरण होना चाहिए और एक पक्ष चाहता है विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो है वो बस्तर में जो प्लांट के निर्माण को लेकर के है, ये लगातार जो 20 वर्षों से इस प्लांट का निर्माण चल रहा है। ये जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये 15,000 करोड़ का था। आज इसकी लागत लगभग 25,000 करोड़ हो गई है। 10,000 करोड़ रुपए का जो वो बढ़ गया है। दूसरी बात जो है, जो यहाँ के विस्थापितों के साथ आई है, उनकी जमीनें ली गई हैं, उनको नौकरी देने की बात आई थी। बिल्कुल। आज भी सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है। चौथा ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आमतौर पर आज हम जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या निजीकरण की बात कर रहे हैं, इस पर जो प्राइवेट प्लेयर जो अगर आएंगे, ठीक है, वो अपने हितों की बात करेंगे, अपने क्षेत्र के विकास। इसीलिए मैंने पूछा था मनीष जी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें, ये नीति की बातें भोले भाले आदिवासी अगर समझ नहीं पाएंगे तो इस तरीके से आंदोलित होंगे। संजय जी, चूंकि अब समय मेरे पास में कम है, मुझे लगता है स्पष्ट हमें बात करनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि विनिवेशीकरण से फायदा होगा, तो ये फायदा अगर हो रहा है तो स्पष्ट करके आदिवासियों तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचा दी जाती हैं? क्यों उनको आंदोलित होने की जरूरत पड़ रही है? वर्षों में जब जब विनिवेश की बात आई, प्रारंभिक चरण में इस तरह की चीजें आई हैं सामने। और आप जो पूछ रही थी सवाल, मैं बताता हूं कि क्या दिक्कतें उनको रहती हैं। सबसे पहले आम लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि कहीं सरकारी कंपनी
के बाद से यदि निजी कंपनी जिसको कह रहे हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट में आएंगे तो कहीं स्टाफ और कर्मचारियों को कम तो नहीं कर देंगे। एक डर ये आम लोगों में रहता है। प्राइवेट जो कंपनियां रहती है उनकी वर्किंग अलग रहती है, लेकिन बेहतर प्रबंधन होता है। और दूसरा विषय जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि देखिए, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार कर रहा हूं। सरकार के सामने तमाम प्रकार की दिक्कतें रहती है। आज की स्थिति क्या है, और सरकार अन्य मदों पर भी देश के अंदर में खर्च करने के लिए उनको भी पैसों की आवश्यकता रहती है। लेकिन फिर से मैं ये कह रहा हूं, डिसइन्वेस्टमेंट इसमें कहीं निजीकरण नहीं हो रहा है। इसकी पूरी मिल्कियत मालिकाना सरकार के पास में रहेगा, और इसलिए कांग्रेस को इसमें राजनीति डीएमएफ फंड, एक मिनट आप समय मेरे पास में कम हो रहा है, संक्षेप में आप। एक मिनट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना किसने की? 50 सालों में हमने की। कांग्रेस ने कभी 70 साल में नहीं बोला कि जहां से खदानें खुदती हैं वहां का विकास होना चाहिए। कांग्रेस का भी जवाब ले लें सरकार रेखचंद जी, आपसे जवाब मैं ले लूं। आपने दोनों की ही बातें सुनी, संक्षेप में आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख दें कि क्यों पत्र लिख कर जरूरत पड़ रही है, क्यों नहीं आप आदिवासियों को आश्वस्त कर पा रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने जब से देश की सरकार की बागडोर संभाली है, अर्थव्यवस्था तार तार हो गई है। 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए जो संस्थान बनाए, आज अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई, इनको बेचने की नियत आ गई है। अपने 34 कंपनियों का निजीकरण किया आपने 5 साल में। मैं संजय जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्लांट बताइए जो बनकर तैयार नहीं हुआ, लाभ हानि की स्थिति नहीं आई, तो इसमें नगर नार को आप क्यों शामिल कर रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं, बस्तर की जनता की आवाज को कहना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने बस्तर को छला है, सिर्फ और सिर्फ छला है। ये तो राजनीतिक बात है रेखचंद जी, ये तो राजनीतिक बात है। 5 साल में 34 कंपनियों का निजीकरण विनिवेश आपने क्यों किया? 2015 नहीं तो झूठ, गलत क्यों बोल रहे हैं? दंतेवाड़ा है, गलत क्यों बोल रहे हैं? 1000 करोड़ का एमओयू, गलत क्यों बोल रहे हैं रेखचंद जी? आप तो विधायक हैं, विधायक उस क्षेत्र के, और आप यदि झूठ बोलेंगे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? 5 सालों के अंदर में 34 कंपनियों का निजीकरण किया है, जिसकी लिस्ट आपके पास में है। आयुष्मान डीएमएफ फंड किसने स्थापना कर रहा हूँ, बस्तर और टाटा स्टील प्लांट क्यों नहीं लगा? तब तो आप पीठ थपथपा रहे थे कि हमने चलिए, मुझे लगता है रेखचंद जी, दोहरा मापदंड कांग्रेस का नहीं चलेगा। चलिए संजय जी, बहुत सारी बातें हुई। मुझे लगता है कि आज दर्शकों के बीच जो मैसेज जाना चाहिए था वो आप लोगों की बातचीत के जरिए जरूर गया होगा। फिलहाल ये विषय ऐसा है कि इस पे बहुत ज्यादा वक्त हो तो भी कम पड़ता है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखचंद जी आपका भी, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।